हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक जीके का टॉपिक लेकर आए हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और ये यूपीपीसीएस और यूपी पुलिस में टॉपिक है। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम और जितने भी जीके के पोर्शन हैं उन सभी में आता है। तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी पॉइंटों को कवर करेंगे इसमें जितना भी जल्दी हो सकता है। और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का कार्य। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसकी जो सामान्य सी जानकारी है पहले इसमें देख लेंगे। इसके 3 वीडियो हैं। पहला वीडियो सामान्य जानकारी का, दूसरा जो राष्ट्रीय आयोग है भारत का केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, और तीसरा उत्तर प्रदेश से संबंधित और राज्य आयोग का जो मानवाधिकार आयोग होता है उससे संबंधित। अलग अलग 3 पार्ट में बांट दिया है। और इससे अलग बिल्कुल भी कोई पर्सन नहीं आएगा, इससे अलग कोई पर्सन बनने का ही नहीं। और जो भी पर्सन आएंगे सब बस इससे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। स्वायत्त विधिक संस्था का मतलब है कि केंद्र सरकार ने स्वयं बनाई हुई एक कानूनी संस्था है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, किसके द्वारा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकार आयोग प्रहरी मतलब संरक्षण का काम करता है। संरक्षण का काम करता है। संरक्षण माने सुरक्षा, देख रेख, इनका काम करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। ठीक है। ये आगे देखेंगे कितने सदस्य हैं, क्या है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत ही खास है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ये भी खास है। मतलब या तो 70 वर्ष हो जाए या 3 वर्ष हो जाए, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए तभी उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति की उम्र है 69 साल और जब वो 70 का हो जाएगा तो उसका कार्यकाल ख़त्म, मतलब 1 साल ही किया है उसने लेकिन 70 का हो गया है। और यदि कोई 65 का है, 65 साल का, तो उसने आगे 3 साल और करेगा तो 68 का हो जाएगा। तो इस तरीके से वो 3 साल कर लेगा। लेकिन यदि 69 का है तो 70 तक ही रह सकता है, तो 1 साल होगा। अब इसमें या तो 3 साल हो जाए इसके ऊपर या 70 साल तक। ठीक है। अगला, इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। अब इसके जो सदस्य हैं और इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा? एक समिति गठित होती है, उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। अब ये पूछ लेंगे जो भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ किसके अनुरूप है? पेरिस सिद्धांतों के, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस मानवाधिकार संरक्षण या संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे, 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 रूप में समर्थित किया गया था। चलिए अब इसे आप पढ़ लेंगे और आप
स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। अब इसकी संरचना देखते हैं। NHRC एक बहुसदस्य संस्था है, ये पहले बताया। इसमें बहुत से सदस्य हैं, जैसे एक अध्यक्ष हो गया, फिर उसके सदस्य हो गए, फिर पदेन सदस्य हो गए। तो इसमें काफ़ी लगभग 13 सदस्य हो जाते हैं। कितने सदस्य? 13 सदस्य हो जाते हैं। अच्छा, इसमें लिख भी रहा है। हाँ, इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 डिम्ड सदस्य होते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक जो हमेशा के लिए रहेंगे, मतलब कि जब तक ये रहेगा। कब तक रहता है? 5 साल। एक अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है। अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं। यह आवश्यक कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य हों। मतलब जो 7 सदस्य बताए थे कि 7 सदस्य पदेन होंगे, उनमें से 3 सदस्य तो पदेन होने चाहिए। अच्छा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। किसकी सिफारिशों पर? प्रधानमंत्री की। करता कौन है नियुक्ति? राष्ट्रपति करे है। ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले होता हो। अब ये जो 70, ये 5 वर्ष है ना, अभी मैंने 3 वर्ष बताया था आपको, ये 2019 से पहले था। 2019 से पहले था 5 वर्ष। अब 2019 में संशोधन हुआ है। अब कितना हो गया है वर्तमान में? 3 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना। 70 वर्ष जुगा तो ही है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। अच्छा, ने कैसे हटाया जा सके? जब सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा और जांच में पाया जाएगा कि हाँ, इसे दिवालिया हो रहा, इसमें अक्षमता है, ठीक है, इसने दुराचार कर रखा, या ये किसी उसमें कार्य में सरकारी नौकरी या कहीं दूसरे लाभ के पद पर लिप्त है। ठीक है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसे क्या करेगा? फिर उसके पद से हटा देगा। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है, आयोग में 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान, कार्य विभाग और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासन विभाग भी होते हैं। ठीक है। अब ये विभाग ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा विभाग नहीं है, या इनमें कौन कौन सा विभाग होता है। 4 ऑप्शनों में 3 दे देगा, 1 देगा नहीं। वो हमें देखना कि कौन सा नहीं है। तो याद रख लेंगे, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान, कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग। ठीक है। चलो अब देख लेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। केंद्र में कौन कर रहा? राष्ट्रीय में राष्ट्रपति कर रहा। और जब हम राज्य में जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो काम राष्ट्रपति कर रहा केंद्र में, वही काम राज्य में राज्यपाल कर रहा, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके कहने पे? मुख्यमंत्री के कहने पे। आज जैसे और भी जो इसकी कमेटी हो, इसमें गृह मंत्री भी हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, और नेता के जो विपक्ष के नेता हों में भी इसमें भाग लेते हैं, जिनका परामर्श लिया जाता है, जो परामर्श कमेटी बनती है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य करा गए। मानवाधिकार के उल्लंघन में संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो NRC को उसकी जांच करने का अधिकार है। मतलब किसी ने शिकायत कर दी कि इस फला आदमी का कोई अधिकार का हनन हो रहा, ठीक है, तो उसकी जांच की जाएगी। ठीक है। और ये जांच 1 साल के अंदर यदि है तब भी क्या कर सकते हैं। इसके पास अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ठीक है, ये भी देख लेंगे। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकते हैं। अब ये देख लो, इसके काम पूछ लेंगे कि आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सके, जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर सके और उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सके कि कैदियों को समय पर खाना नहीं मिल रहा, ठीक है,
उन्हें समय नहीं मिल रहा, उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा, जेल में अंदर साफ सफाई नहीं हो रही है, गंदा पानी दिया जा रहा, ठीक है। तो उनका निरीक्षण करा कैसे उनका रहन सहन हो रहा, और उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, जो उन्हें कमी लग रही है उसके लिए सुझाव देंगे, और उस पर अब सरकार की मर्जी है, अमल करे जा ना करे जा, लेकिन वे सुझाव दे सकें इस पर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, संविधान में जो अन्य कानून या मानवाधिकार हैं उसमें संविधान में उन्हें बचाने के लिए मानवाधिकारों को बचाने के लिए जो प्रदान किए गए हैं कानून, उनकी सुरक्षा के लिए समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की भी सिफारिश कर सकता है, ठीक है। एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। कैसा कार्य करता है? अनुसंधान, मतलब कि किसी चीज़ में कोई कमी है उसमें नहीं रिसर्च करागा और उसे अपने सुझाव के रूप में सरकार को देगा, ठीक है, या राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। आगे देखेंगे। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों, अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है। अब आयोग कैसे कैसे प्रचार करेगा? प्रकाशनों के द्वारा, मतलब कोई किताब छपवा दी, अखबारों में छपवा दिया, मीडिया में छपवा दिया, टीवी में ऐड करवा दिए, ठीक है, रेडियो में ऐड करवा दिए, ऐसे अखबारों में छपवा दिया, ठीक है। सेमिनार, अपनी कोई प्रोग्राम करेगा, बड़े स्तर पर छोटे स्तर पर भी कर सके, सेमिनार कर सके, और अन्य माध्यम भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है, ठीक है। और मतलब जो अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे, उनके जो उपाय हैं उन्हें भी उनके प्रति भी जागरूक कराए, ठीक है, ये भी काम कराए। अगला देखते हैं। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? दीवानी अदालत की शक्तियाँ। यह अंतरिम राहत भी प्रदान करता है, ठीक है। इसके पास मुआवजे या हट जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है, ठीक है। मानने के बाद है किसी कानून द्वारा किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अधिकार हनन कर लिया, या सरकार ने, आयोग ने दूसरे ने हनन कर लिया, तो ये सिफारिश कराएगा कि उसे इतना दंड दिया जाए, ठीक है, उसे 1 लाख का दंड दिया जाए, 2 लाख का दिया जाए, ठीक है, इस तरीके की सिफारिश कर सकता है, ये भी इसका काम है। चलिए आगे देखते हैं। एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं और इसके पास एक साल में बहुत ही शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। राज्य और केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी करता है। इसकी सिफारिश कराए उल्लंघन को रोकने के लिए, जो मानवाधिकार को हानि पहुंचा रहे हैं उन्हें क्या क्या कदम उठानी चाहिए, इसके बारे में भी वो सिफारिश कर रहे हैं, ठीक है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। आयोग किसके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि ऑप्शन में आ जाके किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन में आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन क्या होगा? सीधा राष्ट्रपति। तो ये भी खास है। मानवाधिकार आयोग, अब देख लो इसके बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, ये नेल्सन मंडेला ने कहा, ठीक है। और ये आ सकता है कि ये वक्तव्य किस आदमी ने कहा है। अब देख लो क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। स्वतंत्र वैधानिक मतलब जो कानून के द्वारा बनाई गई है, संविधान के द्वारा नहीं, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कौन से 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 12 अक्टूबर 18 को इसे अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार है? जीवन का अधिकार। अब जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, 19 से 21 तक ये है, ये भी 19 से 21 तक है। और समानता का अधिकार ये कौन से में है? 14 से 18, 14 से 18। और ये जीवन का अधिकार मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का तक है 19 से 21। ठीक है, ये इनके अधिकार हैं जो संविधान में दिए गए हैं, इनकी भी ये रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होते हैं मानवाधिकार। अब मानवाधिकार के बारे में बताया कि क्या होते हैं मानवाधिकार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म और किसी अन्य आधार पर भेदभाव के बिना सभी को प्राप्त है। मतलब ना तो किसी की जाति देखी जाएगी, ना किसी का लिंग देखा जाएगा, राष्ट्रीयता नहीं देखी जाने की, भाषा नहीं देखी जाने की, धर्म नहीं देखे जाने का, या कोई और अन्य भेदभाव हो, जैसे पैसा, आर्थिक आधार पर, जैसे आर्थिक भैया तो गरीब है या अमीर है, इस आधार पर नहीं देखे जाने का। ठीक है, ये अति विकलांग है, ये शारीरिक दोष के आधार पर देखे जाने का। ठीक है, ये रंग भेद के आधार पर देखे जाने का, के काला है सफ़ेद है। ठीक है, ये इसमें अन्य में ये सब। ठीक है, मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार और काम और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। ये सब भी अधिकतर क्या में है? अनुच्छेद 21 में है, जो भारत का संविधान है। कोई भी व्यक्ति बिना, और हाँ ये अभिव्यक्ति का तो 19 में है, अभिव्यक्ति का तो 19 अनुच्छेद 19 में, और शिक्षा का अधिकार ये 26 27 नहीं सॉरी 27 28। चलो आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है। अब इसके इतिहास के बारे में देखते हैं, इतिहास के बारे में। ठीक है, मानव अधिकारों का इतिहास। मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में बनाया गया था। मानव अधिकारों के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछते हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जा? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। ये बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी हर साल थीम बदलती रहती है। तो थीम भी आप, थीम मतलब विषय, क्या विषय है इस साल, तो इसका विषय भी आपको हर साल याद करना होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 1991 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की बैठक, 1991 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछ लेंगे पेरिस सिद्धांतों के नाम से किसे जाना जा, तो 1991 में जो पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी, सिद्धांतों के समूह से कहे जा तैयार किया गया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। ठीक है, इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही मजबूती लाने के उद्देश्य से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। अब ये याद कर लेंगे भारत में किसके द्वारा सब काम हो रहे मानवाधिकार से संबंधित, ये जो अधिकार बनाया गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, यह अधिनियम सभी राज्यों सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग को बनाने का अधिकार देता है। मतलब यह अधिनियम कैसा है कि हर एक राज्य अपना एक मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। लगभग अब तक 26-27 में बन चुका है। ठीक है, 26-27 राज्यों में बन चुका है। एक मानवाधिकार परिषद हो, मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च
15 मार्च 2006। ठीक है, इससे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। संवर्धन माने बढ़ाना और रक्षा करना। इसी के साथ यह संस्था मानवाधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती है। इसके पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। ठीक है, यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 देशों से मिलकर बनती है। अब ये पूछ लगा कि मानवाधिकार परिषद में कितने देश हैं सदस्य, तो कितने हैं 47। ठीक है, ये याद रखना कितने देश हैं। अब इसकी हम सीमाएं देखते हैं, सीमाएं क्या क्या हैं। NHRC के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। मतलब इसके पास कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है। ये क्या करेगा, सीधा सरकार को दे देगा। सरकार का मतलब जिन पर सरकार जांच करवाती है, जैसे कोई अधिकारी की किसी की समिति बना दी, या फिर जैसे कोई धंधा संबंधी जितनी भी मतलब ये जांच एजेंसियां बनी हैं, जैसे CBI होगी है, या जैसे इरडा ईडी, इस तरह की जो भी हैं, इनसे सौंप देता है सरकार के थ्रू। पीड़ित पक्ष को व्यावहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे इंडिया ट्रेसिंग इलूशन की संज्ञा दी है। क्या है, इसे देख लेंगे, इंडिया ट्रेसिंग इलूशन की संज्ञा दी है, क्योंकि ये न्याय देने में असमर्थ है, असफल है, क्योंकि न्याय दे नहीं पाता। क्यों, ये सिर्फ सुझाव दे सके। ठीक है, न्याय देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। किसका, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये आते हैं मोस्टली। अच्छा, NRC के बाद किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ये अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब वो किसी को बाध्य नहीं कर सकता, किसी तो ये फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू ऐसे कर। वो सिर्फ सुझाव दे सकेगा कि ऐसा करना चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कई बार धन की अपर्याप्तता भी NHRC के कार्य में बाधा डालती है। वो कभी उसे पैसे की भी कमी हो जा। ठीक है, NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती हैं। अब देख लो, जो घटना होगी और 1 साल बाद होगी, उनकी जांच नहीं कर सकता, इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, उनकी जांच नहीं करता। जिन्हें 1 साल बाद रहे, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो जाए किसी घटना को, में ये जांच नहीं करता है। अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिश को पूरी तरह से खारिज कर देती है, या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। मतलब या तो अधिकतर तो मना ही कर देती है, लेकिन यदि कोई ज़्यादा मामला ज़्यादा ही बढ़ना जिसमें सरकार की भी किरकिरी हो, तो वो क्या करती है, उसमें भी सिर्फ वो थोड़ा बहुत आंशिक बदलाव कर देती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता। बताओ, किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी प्रकार की। अब यहाँ ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात चल रही है। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, पहली बात, केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। सीमित मतलब कम कर दिया गया है, बिल्कुल ही कम। तो ये टॉपिक आज का पूरा होगा। जो बेसिक नॉलेज थी मानवाधिकार आयोग से संबंधित, हमने काफ़ी स्पीड से बताया, जल्दी जल्दी में, क्योंकि जो इसके मेन फैक्ट्स हैं हम अगले दोनों वीडियो में देख लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मकसद इतना ही था कि आपको इसकी बेसिक जानकारी पता चल जाए। बाकी अगली 2 वीडियो आएंगी इसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भाग 2 और राज्य मानवाधिकार आयोग भाग 3, और उसमें यूपी से संबंधित
भी बातें होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी पुलिस का अलग से टॉपिक है सामान्य अध्ययन में, जीके में मतलब सामान्य ज्ञान में, और यूपी पीसीएस में तो पूछा ही जाते हैं इस तरह के जितने भी आयोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जीके के, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और कई बार पेपरों में यही पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िए। धन्यवाद।